और अब आखिरी लेकिन सबसे प्रैक्टिकल रूल, रूल नंबर 11, कमाएं, बचाएं और निवेश करें। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, उसे समझदारी से संभालना भी उतना ही जरूरी होता है। तो चलिए पढ़ते हैं चेतन भगत की बुक 11 रूल्स फॉर लाइफ का 11 चैप्टर, कमाएं, बचाएं और निवेश करें। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। यह एक चीनी कहावत है। आप सिर्फ नौकरी की तनख्वाह कमाकर अमीर नहीं बन सकते। आपको उस पैसे को बचाना और निवेश करना सीखना होगा। मेरा दोस्त डी, मेरा एक दोस्त है, चलिए उसे दिनेश या डी कहते हैं। दिनेश और मैं कॉलेज के समय से दोस्त हैं। हमारा रिश्ता काफी पुराना है। हम दोनों अब 50 साल के करीब हैं। 1 साल पहले इंडस्ट्री में छटनी के दौरान डी की फाइनेंस की नौकरी चली गई थी। उसे अभी तक दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। यह बात डी को परेशान कर रही है। हाल ही में उससे मेरी मुलाकात एक बार में हुई। बाजार खराब है। मेरे सेक्टर में कई नई भर्ती हो रही हैं। साथ ही इस उम्र में नौकरी पाना 2 गुना मुश्किल है। डी ने शिकायत के अंदाज में कहा, अपनी विस्की का सिप ऐसे लेते हुए जैसे वह कॉक हो। कोई बात नहीं डी, तुमने बहुत साल तक काम किया है। तुम्हें वापस लौटने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक ब्रेक लो, अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर ध्यान दो, मैंने कहा। डी ने सिगरेट का एक पैकेट निकाला। अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने कहा। नहीं, लेकिन तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। इससे सेहत पर कई नेगेटिव असर पड़ते हैं। और फाइन, मिस्टर मोटिवेशनल स्पीकर, डी ने मेरी बात को काटते हुए कहा, मुझे लेक्चर मत दो। मैं बेरोजगार हूँ। कोई मुझे नौकरी नहीं देना चाहता। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे खुश रखे। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। मेरा मतलब है इससे टेम्परेरी मदद मिलेगी, लेकिन अंत में इससे स्थिति और बिगड़ेगी। डी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन फिर भी सिगरेट जला ली। मैंने उसे डोपामाइन से मैंने उसे डोपामाइन सिगरेट और सिगरेट कैसे उन्हें खराब करती है इस पर लेक्चर नहीं देने का फैसला किया। मुझे टेम्परेरी रिलीफ से कोई दिक्कत नहीं है, डी ने कहा। तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। क्यों डी, क्या तुमने इतने सालों तक काम नहीं किया? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास सेविंग्स हैं। मैं तो कहूंगा कि रोज की कॉर्पोरेट थकान को हमेशा के लिए छोड़ दो। एक आजाद जिंदगी जियो। कुछ नया करने की कोशिश करो। डी ने इनकार में अपना सर हिलाया। मेरे पास तुम्हारी तरह ऐसे चॉइस की लग्जरी नहीं है मिस्टर राइटर। मुझे गधे की तरह काम करना होगा। थकान लादनी होगी। क्यों? नए घर की ईएमआई है, बच्चों का स्कूल महंगा है, उनका कॉलेज और भी महंगा होगा। कार लोन, हाउस होल्ड स्टाफ, बिल, घर खर्च, इन सब में पैसे बाहर जा रहे हैं। इनकम कुछ हो ही नहीं रही। सेविंग्स का क्या? इन्वेस्टमेंट, एसेट, मैंने कहा। क्या सेविंग्स? ज्यादा नहीं है। मुझे काम करना है भाई। हम तुम्हारी तरह लकी नहीं हैं। चॉइस की लग्जरी? लकी डी। डी ने मुझे इस तरह डिस्क्राइब किया। वह गलत नहीं था। मैंने कॉर्पोरेट में काम न करने का विकल्प चुना। मैंने पिछले 15 सालों में कॉर्पोरेट में काम नहीं किया था और ऐसा करने का मेरा कोई प्लान भी नहीं था। मुझे अब भी याद है अपना वो फेयरवेल ईमेल जो मैंने अपने आखिरी एम्प्लॉयर डॉच बैंक के लिए ड्राफ्ट किया था। इसे सेंड करने से पहले मैं घबराया और डरा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने ईमेल भेज दिया। जैसे कि डी कहता है, मैंने बैंकिंग छोड़ दिया क्योंकि मैं लकी था और एक बेस्ट सेलिंग राइटर बन गया था। मैं मानता हूं कि मेरे राइटर बनने में कुछ हद तक किस्मत की भूमिका है,
मैंने कड़ी मेहनत की है, लेकिन कई दूसरे लेखक भी मेहनत करते हैं जो कभी भी मेरी तरह पहचान नहीं बना पाते। राइटिंग के लिए बैंकिंग छोड़ना, हालांकि डी कुछ हद तक गलत था। उसका मानना था कि मैं अपनी नौकरी छोड़ सका क्योंकि मेरे राइटिंग करियर में मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे। लेकिन जब मैंने अपनी बैंकिंग नौकरी छोड़ी तो ऐसा नहीं था। जब मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग छोड़ी तो राइटिंग से मुझे अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे। उस समय राइटिंग से मेरी इनकम बैंकिंग इनकम के 5% से भी कम थी। इसका मतलब था कि मेरी इनकम 95% गिर चुकी थी। बहुत कम लोग 95% कम इनकम के लिए अपनी नौकरी छोड़ते हैं, लेकिन मैंने ऐसा किया। राइटिंग से मिलने वाला वह 5% भी सेफ नहीं था। उस समय मेरी थोड़ी थोड़ी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन क्या होता अगर मेरे रीडर्स किसी और अपकमिंग राइटर की तरफ चले चले गए होते? क्या होता अगर वे चेतन भगत को भूल गए होते? मेरी राइटिंग इनकम चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, जीरो हो गई होती। मुझे यह कहना अच्छा लगेगा कि मैंने फिर भी रिस्क लिया और अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मैं सुपर ब्रेव हूँ। मैंने अपने जुनून की तरफ इमारत से छलांग लगा दी, इस भरोसे के साथ कि मैं उड़ सकता हूँ। और देखिए, एक लेखक सामने आ गया। यह एक बेहतरीन कहानी है, हालांकि यह पूरी तरह से सच नहीं है। मैंने उड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन मैंने यह भी पक्का किया कि मेरे नीचे एक सेफ्टी नेट हो, ताकि मैं टकराकर मर ना जाऊं। यह सेफ्टी नेट मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग थी। सेफ्टी नेट मेरी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से बना था, जिससे मैं सालों से जमा कर रहा था। इसलिए यह सिर्फ मेरी राइटिंग ही नहीं बल्कि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग भी थी, जिसने मुझे 35 साल की उम्र में अपनी रेगुलर जॉब छोड़ने में मदद की। हालांकि डी 50 साल की उम्र में भी ऐसा नहीं कर सका। यह क्यों हुआ, यह देखने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। डी और मैं, पहली नौकरी। डी और मैंने एक ही समय में विदेश में एक जैसी इनकम वाली नौकरी शुरू की। हम दोनों हांगकांग में रहते थे, जो एक महंगा शहर है। अगर कोई ध्यान न रखे तो महीने के अंत तक किसी एंट्री लेवल फाइनेंशियल एनालिस्ट की पूरी तनख्वाह खर्च हो जाना आसान था। मैं सेविंग्स करता था, डी नहीं। डी और मेरे लेवल के कुछ दूसरे एनालिस्ट ने काम के करीब फैंसी इमारतों से घर किराए पर लिए। मैंने थोड़े दूर पर एक कम पॉश, ज्यादा लोकल चाइनीज इलाके में रहने का फैसला किया। मैंने किराए में हर महीने 1500 अमेरिकी डॉलर का खर्च किया। बाकियों ने 3000 अमेरिकी डॉलर खर्च किए। दूसरों के मुकाबले किराए पर मेरी बचत हर महीने 1500 अमेरिकी डॉलर या सालाना 18,000 अमेरिकी डॉलर थी। बोनस मिलाकर हमारी तनख्वाह सालाना लगभग 60,000 अमेरिकी डॉलर थी। इस तरह मैंने सिर्फ रेजिडेंस को डाउनग्रेड करके अपने तनख्वाह का 30% बचा लिया। मैंने दूसरी जगहों पर भी सेविंग्स की। मैंने बाहर खाने की बजाय घर पर ही खाना खाया। मैंने लीजर ट्रिप्स का कम खर्च किया। मैंने टैक्सी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। कई बार संघर्ष करने के बावजूद मैं मजे से रहता रहा। चाहे आप कहीं भी रहें, हांगकांग रहने के लिए कूल है। मेरे कुछ दोस्तों को मैं अजीब लगता था, भले ही उन्होंने ऐसा न कहा हो। हालांकि 5 साल के बाद मेरे पास ठीक ठाक बचत थी और दूसरों के पास ऐसी बचत नहीं थी। उस समय उन्हें अच्छे घरों में रहने का मौका मिला, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि मुझे कॉर्पोरेट गुलाम बनने की जरूरत के बिना एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिला। डी, वो आदमी जो जिंदगी जीना चाहता था। मैंने हमेशा सेविंग की, डी ने कभी भी नहीं की। 2000 की शुरुआत में हम योलो, यू ओनली लिव वंस जैसे फ्रेंड्स नहीं जानते थे। हालांकि
डी ने योलो को तब अपनाया जब यह टर्म मेनस्ट्रीम में नहीं आया था। उसके पास हांगकांग हार्बर के शानदार नजारे वाला एक सुंदर अपार्टमेंट था। वह एक पहाड़ी पर अपर मिड लेवल्स नाम के एक पॉश इलाके में रहता था। उसके घर आने वाला हर शख्स तुरंत इम्प्रेस हो जाता। उसने अपने घर को महंगे फर्नीचर और आर्ट से अच्छी तरह से सजाया था। उसके पास मेहनत से बनाया गया एक बार था जिसमें क्रिस्टल डिकेंटर और दुनिया भर की पुरानी विस्की थी। डी के घर आने वाले लोग उससे कहते थे कि उसका टेस्ट ग्रेट है और वह जानता है कि जिंदगी कैसे जीनी है। जैसे जैसे बैंकिंग में मेरी तनख्वाह बढ़ती गई, वैसे वैसे डी का लाइफस्टाइल भी सुधरता गया। वह एक बड़े और ज्यादा खूबसूरत घर में रहने लगा। उसका परिवार बड़ा हुआ, उसके बच्चे हुए और इसलिए वह और भी बड़ी जगह पर रहने लगा। उसने एक नई लग्जरी कार भी खरीदी और एक कंट्री क्लब की मेंबरशिप ले ली। उसकी सेविंग्स बहुत कम रही। हालांकि जैसा कहा जाता है, योलो, आप सिर्फ एक बार जीते हैं। दिक्कत यह है कि एक बार जीने का मतलब है पूरी जिंदगी के लिए जीना और प्लानिंग करना, न कि केवल उस पल के लिए। अब इन्वेस्टिंग। मैंने न केवल सेविंग्स की बल्कि इन्वेस्ट करना भी सीखा। मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर अपनी पहली नौकरी के कुछ महीनों बाद मैंने ऑफिस के एक साथी की मदद से ब्रोकरेज अकाउंट खोला। मैंने 5,000 अमेरिकी डॉलर के शेयर खरीदे, जो उस समय मेरी पूरी बचत थी। एक नौसिखिए की तरह मैंने जिस कंपनी में काम किया था उसके शेयर खरीदे। पेरेग्रीन के शेयर, क्योंकि मैं हांगकांग में किसी और कंपनी को नहीं जानता था। यह एक शुरुआती गलती थी क्योंकि मैंने डाइवर्सिफाई नहीं किया और मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में पेरेग्रीन दिवालिया हो गई और 6 महीने में बंद हो गई। मेरी नौकरी चली गई और पेरेग्रीन के एक मेरे स्टॉक बेकार हो गए। लोगों ने मुझे बताया कि स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मेरा पहला इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया था। मैंने इस बेवकूफ़ी भरे कदम की वजह से अपनी सेविंग्स गंवा दी। मैंने लगभग हमेशा के लिए शेयर बाजारों से दूर रहने की कसम खा ली। पेरेग्रीन के बंद होने के बाद मैं गोल्डमैन पेरेग्रीन के बंद होने के बाद मैं गोल्डमैन सैक्स में चला गया। मेरे नए क्लिक भी शेयर बाजार में पैसा लगाना पसंद करते थे। टाइम डिफरेंस की वजह से वे हांगकांग में देर रात अमेरिकी शेयर बाजारों पर नजर रखते थे। उन्होंने टेक स्टॉक में पैसे लगाए जो 2000 के शुरुआती सालों में डॉट कॉम बूम के कारण बढ़ रहे थे। मैं भी दबाव में आ गया और फिर से इन्वेस्ट किया। इस बार मेरे इन्वेस्टमेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया, कम से कम थोड़े वक्त के लिए। अपनी पिछली गलती से सीखते हुए सिर्फ एक कंपनी पर भरोसा न करते हुए मैंने अपना पैसा एक डाइवर्सिफाइड टेक इंडेक्स फंड में लगाया। बाद में मैंने उस समय जो भी चल रहा था उसके आधार पर अलग अलग स्टॉक्स के थोड़े शेयर भी खरीदे। कुछ नाम थे डबल क्लिक, एक इंटरनेट एड कंपनी, टेनफोल्ड, पता नहीं वो क्या करते थे लेकिन खुद को सॉफ्टवेयर कंपनी कहते थे, और ईबे। नॉन टेक में मैंने कुरियर कंपनी फेडेक्स के कुछ शेयर खरीदे। मेरा मानना था कि ई कॉमर्स में ग्रोथ का मतलब है कि पार्सल डिलीवरी में ग्रोथ, जिसका मतलब है कि कुरियर कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करेंगी। फेडेक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जिन नामी टेक कंपनियों के शेयर मैंने खरीदे थे वे तेजी से बढ़े और फिर जमीन पर आ गई। डॉट कॉम का बुलबुला धमाके के साथ फूट गया। मुझे और नुकसान हुआ। हालांकि इस बार मेरा ज्यादातर पैसा इंडेक्स फंड में था, जो ऐसा फंड था जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स पर आधारित था। स्टॉक मार्केट इंडेक्स कई बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है
और इसलिए यह दरअसल स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। गिरते बाजार में मेरा इंडेक्स फंड नीचे चला गया, लेकिन जीरो नहीं हुआ। मेरे नुकसान का मतलब था मेरे मुनाफे का जीरो होना। मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहा। अंत में मैंने शेयर बाजार में निवेश के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई। मैंने किताबें पढ़ी, वॉरेन बफे की वैल्यू बेस्ट अप्रोच को फॉलो किया, अच्छी कंपनियों के शेयरों पर ठीक से रिसर्च करना और उन्हें खरीदना सीखा। मुझे खास तौर पर उन कंपनियों में निवेश करना पसंद था जिनके प्रोडक्ट्स मुझे पसंद थे या मैं उनका इस्तेमाल करता था और जिनके शेयर रीजनेबल प्राइस पर मिलते थे। मैंने मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स और एप्पल के शेयर खरीदे। ये सभी ब्रांड मैं खुद इस्तेमाल करता था। मैंने भारत में रियल एस्टेट में भी पैसे लगाए। मैंने अपनी पहली नौकरी से ही जितना मुमकिन हो सके उतनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, जो 25 साल पहले की बात है। तब से मेरे कई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कई गुना बढ़ गई। आपको यह सब बताने का मकसद अपनी इन्वेस्टिंग स्किल का दिखावा करना नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जॉब या राइटिंग के साथ साथ ESI अर्निंग, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा है। डी और मेरे बच्चे सॉरी डी और मेरे बीच इकलौता फर्क यह था कि मेरी कमाई सेविंग्स बन गई, जो इन्वेस्टमेंट बनकर बढ़ती गई, जबकि डी ने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा खर्च कर दिया और कभी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसका नतीजा यह था कि 50 की उम्र में डी को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी थी। दूसरी ओर मुझे फिर से किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं पड़ी और उम्मीद है कि कभी नहीं पड़ेगी। क्या यह एक लग्जरी है? जरूर है, लेकिन मेरे पास यह लग्जरी है क्योंकि मैंने दूसरी लग्जरीज को छोड़ने का फैसला किया था। क्या मैं लकी हूँ? बिल्कुल हूँ। अगर आप लंबे समय तक निवेश करते रहते हैं तो बाजार आपके लिए लकी बन जाता है। डी के ऐसे ही फैसले करने और अपना लक कमाने से किसी किसी ने नहीं रोका था। आपका मनी मंत्र: कमाएं, बचाएं और निवेश करें। इस किताब में आपने पहले जो नियम पढ़े हैं उनका मकसद आपको जिंदगी में कामयाबी दिलाने और जीतने में मदद करना है। इसमें ज्यादा पैसा कमाना भी शामिल है। हालांकि केवल पैसा कमाना काफी नहीं है। आपका अमीर बनना न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या कमाते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप इस दौरान बचत और निवेश कैसे करते हैं। इस तरह से ज्यादातर आम लोग अमीर बनते हैं। वे कमाते हैं, बचाते हैं और निवेश करते हैं। क्या इसमें लंबा समय लगता है? हाँ। क्या इसका मतलब यह है कि जिंदगी में कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं? हाँ। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक आप अमीर बनते हैं तब तक आप कुछ बूढ़े हो चुके होते हैं? हाँ, लेकिन कम से कम आप वहां पहुंच जाते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा जायदाद है तो आप अंत में क्लास जंप कर सकते हैं और एक बिल्कुल अलग स्टेटस हासिल कर लेते हैं। हाँ, आप इसका इस्तेमाल डिजाइनर कपड़ों जैसे लग्जरी सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि आप इसका इस्तेमाल उस चीज के लिए कर सकते हैं जिसे डी लग्जरी चॉइस कहा है। अगर आपके घर में महंगा कालीन या पेंटिंग है तो इसकी परवाह किसे है? अगर पैसे की चिंता किए बिना मर्जी से नौकरी छोड़ने की चॉइस आपके पास हो तो कैसा रहे? यह तो अल्टीमेट लग्जरी है ना? निवेश। यह किताब इस बारे में नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट कैसे बना जाए। इन्वेस्टमेंट के बारे में ठीक से जानने के लिए आपको कुछ किताबें पढ़नी होंगी। ऐसी दर्जनों किताबें हैं, उनमें से कुछ अच्छी हैं। मैंने शुरुआती निवेशकों के लिए कुछ निवेश ऐसे करे वीडियो भी बनाए हैं। आप उन्हें मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। निवेश पर मेरी सभी वीडियो के लिए QR कोड नीचे दिया गया है। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए ध्यान रखने लायक कुछ बेसिक बातें यहाँ हैं। पहला कदम: कमाई और बचत।
इन्वेस्टमेंट के जरिए वेल्थ ग्रोथ के लिए पहला कदम है कमाई। इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा मुकाम पर पहुंचना होगा जहां आपके पास अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी या मुनाफे वाला बिजनेस हो। तभी आप अपनी कमाई में से कुछ बचा पाएंगे। उस नौकरी के लिए आपको एक अच्छी डिग्री या वर्क एक्सपीरियंस या सॉलिड नेटवर्किंग की जरूरत होती है। बिजनेस से मुनाफा शुरू होने में कई साल लग जाते हैं। इस दौरान किसी भी इनकम लेवल पर बचत करने की कोशिश करें। मेरे पास इसी टॉपिक पर YouTube वीडियो है, किसी भी इनकम पर बचत कैसे करें। छोटे इनकम का एक छोटा सा हिस्सा बचाने से आप अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन इससे आपको बचत को एक आदत बनाने में मदद मिलेगी। दूसरा कदम है निवेश। एक बार जब आपके पास सेविंग्स हो गई तो अगला कदम है इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार आमतौर पर समय के साथ अच्छा रिटर्न देते हैं। महंगाई की दर और फिक्स्ड डिपॉजिट में बेहतरीन रिटर्न। शेयर लिक्विड भी होते हैं। इसका मतलब है कि आप आसानी से अपने निवेश के बदले नकद हासिल कर सकते हैं। आप इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इससे किसी भी एक कंपनी के शेयर खरीदने का कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कम हो जाता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP या सैलरी लोगों के लिए अच्छी है जो हर महीने एक तय रकम का निवेश करना चाहते हैं। शेयर बाजारों का नेगेटिव साइड यह है कि वे कभी कभी काफी नीचे आ जाते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में चीजें आपके पक्ष में होने की संभावना रहेगी। आप पैसा बनाएंगे। एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट सेगमेंट है रियल एस्टेट। इसके लिए बड़े निवेश की जरूरत है और यह लिक्विड नहीं होता, जिसका मतलब है ऐसे एसेट जिन्हें आसानी से बेचा नहीं जा सकता। आमतौर पर आप स्टॉक या बॉन्ड की तरह तेजी से प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। रियल एस्टेट की वैल्यू शॉर्ट टर्म में बढ़ या घट भी सकती है। प्रॉपर्टी महंगी होती है और इसके लिए बड़ी तादाद में पैसे की जरूरत होती है। इसमें तभी निवेश करें जब आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स हो और इंश्योर हो कि जब आप जमीन और प्रॉपर्टी खरीदें तो आपको अच्छी वैल्यू या बढ़िया डील मिले। गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स जैसे दूसरे एसेट क्लास भी हैं। मैं उनमें निवेश नहीं करता क्योंकि मुझे उनके बाजारों को समझना मुश्किल लगता है। ना ही मुझे क्रिप्टो पसंद है जो काफी ज्यादा सेटलमेंट ड्रिवन या स्पेकुलेटिव है, जो फंडामेंटल बिजनेस प्रिंसिपल्स से ज्यादा लोगों के कॉन्फिडेंस पर निर्भर करता है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी या कुछ कंपनियों का असली हिस्सा खरीदते हैं। जब आप रियल एस्टेट खरीदते हैं तो आपको एक घर या जायदाद मिलती है। क्रिप्टो का संबंध किसी भी टेंजिबल एसेट से नहीं है। हो सकता है कि यह कुछ लोगों के लिए काम का हो, यह मेरे लिए काम का नहीं है और मैं इसकी सलाह भी नहीं देता। एंजल फीडिंग, वेंचर कैप और प्राइवेट एक्टिविटी जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट काफी सोफिस्टिकेटेड हैं और शायद आम आदमी के लिए नहीं है। इनमें काफी ज्यादा रिस्क और कम लिक्विडिटी है। हालांकि कभी कभी रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकता है। दोबारा कहूंगा कि ये नॉन सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर के लिए नहीं है। निवेश नहीं करने के खतरे। कुछ लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते। वे कमाते हैं, वे बचत भी करते हैं, हालांकि वे अपनी बचत को नकद या FD में रखना पसंद करते हैं। यह भारतीय तरीका है। हम लोगों में से ज्यादातर के माता पिता और दादा दादी FD पसंद करते हैं। निश्चित रूप से FD करंट अकाउंट या तकिए के नीचे रखी नकदी से बेहतर है। FD लिक्विड होते हैं, वे आपको थोड़ा ब्याज भी देते हैं, हालांकि वो ब्याज टैक्सेबल होता है और FD से आपका नेट रिटर्न अक्सर महंगाई की दर से कम होगा। इसलिए FD में लॉन्ग टर्म में आपके पैसे की कीमत घट जाती है। स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं। साथ ही जब स्टॉक को प्रॉफिट पर बेचा जाता है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो FD में होने वाली इनकम पर टैक्स के मुकाबले कम होता है।
कमाई, बचत और निवेश पर आखिरी सलाह। पैसे कमाएं, लेकिन जितना कमाते हैं उससे बहुत कम खर्च करें, उससे बचाएं और निवेश करें। बस इतना ही करना है। कुछ लोगों के अंदर बचत और निवेश की आदत नेचुरल होती है, दूसरों को इसे जरूर सीखना चाहिए। टिप्स, टेक्निक्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा यह सीखना ज्यादा जरूरी है कि अपनी जिंदगी कैसे जिए। क्या आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज अपनी कुछ लग्जरी छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी खुशियां टाल सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप दूसरों के मुकाबले जिंदगी में बहुत बेहतर करेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि आप कभी मौज मस्ती नहीं कर सकते? क्या इसका मतलब यह है कि आप कभी ट्रैवल नहीं कर सकते, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, या महंगी जींस या महंगे फोन खरीदने में पैसे खर्च नहीं कर सकते? आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार। आखिरकार जिंदगी जीने के लिए है, आपको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अपने फ्यूचर की कीमत पर नहीं। अमीर होने से आपको क्लास जंप में मदद मिलती है। पैसा आपको आपके परिवार को स्टेटस और इज्जत दिलाता है। यह दूसरी यह दूसरे कई रास्ते भी खोलता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ईमानदारी से, यही धन की असलियत ताकत है। और यही वजह है कि हमें एक दिन उस मुकाम पर पहुंचने के लिए बचत, कमाई और निवेश करना चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें। पैसे कमाएं, लेकिन जितना कमाते हैं उससे बहुत कम खर्च करें। कमाएं, बचाएं और निवेश करें। नंबर पॉइंट 2, दुनिया योलो के ग्लोरीफाई कर सकती है। ये सच है कि आप सिर्फ एक बार जीते हैं, लेकिन एक बार जीने का मतलब सिर्फ उस पल के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए जीना और प्लान करना है। सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, आपको अमीर बनना है, और उसके लिए आपको स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले और इन्वेस्टमेंट करने की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर बचत और निवेश की आदत आपके लिए नेचुरल नहीं है तो उनके बारे में जानें। सबसे बड़ी बात, आपको अभी से सीखना होगा कि अपनी जिंदगी कैसे जिए, ताकि आप अपने फ्यूचर में निवेश कर सके। कमाएं, बचाएं और इन्वेस्ट करें। यह बात तो सही है, विराज ने कहा, लेकिन मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मुझे पहले कमाना होगा। मैंने आज जो फूड मंगाया था उन उसकी पैकेजिंग पर लिखा था हेल्दी बर्गर। यह एक नई जगह से आया था। क्या बर्गर वास्तव में हेल्दी हो सकते हैं? मैंने सोचा। बिल्कुल सही। कमाई बढ़ाना पहला कदम है, मैंने कहा, और ज्यादा कमाने के लिए मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, खुद को अपग्रेड करना होगा। बिल्कुल। उम्मीद है कि ये सभी नियम तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने अपना बॉक्स खोला। बर्गर मल्टीग्रेन बन से बना था, जिसे फ्राई नहीं किया गया था। छोले से बनी पैटी भी भुनी हुई थी, फ्राइड नहीं थी। बर्गर में चीज या मेयोनीज नहीं था। मुझे लगा कि यह हेल्दी डिश थी जो बर्गर जैसी थी। मैंने ढक्कन बंद कर दिया। मैं यहाँ आना मिस करूंगा, हर दिन आपके लिए लंच लाना, विराज ने कहा। मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। तुम अभी भी आ सकते हो, साथ ही मैं फूड तो ऑर्डर करूंगा ही, लेकिन मैं यहाँ नहीं आऊंगा, न ही आपका खाना डिलीवर कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ, विराज ने कहा। मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ। मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन सिर्फ तब जब मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा। रियली? हाँ, सिर्फ तब जब मैं क्लास जंप कर लूंगा, अपनी औकात पार कर लूंगा। तुम कर लोगे। फिर मैं आपको लंच पर ले जाऊंगा और उसका बिल भी मैं ही दूंगा, विराज ने कहा और मुस्कुराया। उसकी आंखों में पक्के इरादे की चमक थी। बिल्कुल। विराज खड़ा हो गया। हम गले मिले। उसने कई सेकंड तक मुझे थामे रखा। थैंक यू, उसने मुझे छोड़ने के बाद कहा। उसकी आंखें गीली थी। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, खुद को निराश नहीं करूंगा। नहीं करोगे, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे तुम पर भरोसा है। थैंक यू, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। विराज ने अपना बैग उठाया और चला गया। मैंने अपने फूड को देखा, बर्गर को, जिसकी आत्मा उससे छीन ली गई थी, और मैं सोच रहा था कि इसका क्या किया जाए। तो याद रखिए
कमाई आज के लिए है, बचत के लिए है और निवेश भविष्य के लिए। इन्हीं आदतों से फाइनेंशियल फ्रीडम आती है। इसके साथ ही पूरे होते हैं चेतन भगत के 11 रूल्स ऑफ लाइफ। उम्मीद है ये रूल्स आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।